नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय। अब तक मैंने डिस्कस कर लिया है लॉज ऑफ मोशन को। लॉज ऑफ मोशन में हमने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा निकाल दिया है क्योंकि आप जो है क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कल की वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस दिए होमवर्क में, वो जो है 4-5 बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, बिल्कुल कर दिया है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैंने दिए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। कुछ बच्चों ने इवन ट्राई किया, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूं कि वो पेन और पेपर पे पेन चला रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्वेश्चन गलत होना एक आम बात है। जब हम किसी नए टॉपिक को सीख रहे होते हैं तो क्वेश्चन करना थोड़ी सी एक आम बात हो जाती है कि गलत हो गया, लेकिन प्रैक्टिस के साथ वो क्वेश्चन ठीक हो जाता है। जैसे जिन बच्चों का ये वाला क्वेश्चन गलत हुए हैं जो मैंने होमवर्क में दिए थे, वो अब आगे गलत नहीं होंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि अब वे इस कंसेप्ट को समझ गए हैं। ठीक है, तो कल बिल्कुल ठीक रहा मामला, इसलिए आज हम लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ाने वाले हैं। आज एक नया टॉपिक है रोटेशन मोशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोटेशन मोशन, इसे हिंदी में कहते हैं, रोटेशन मोशन को हिंदी में क्या कहेंगे? घूर्णन गति। घूर्णन गति। अब देखो, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कोई भी चीज़ बस रोटेट कर रही हो, है ना? कोई भी चीज़ रोटेट कर रही हो, वहाँ पे कौन सी मोशन हो जानी है? वहाँ पे हो जानी है मोशन रोटेशन मोशन। अब अगर आपको रोटेशन मोशन सीखनी है, 4-5 बेसिक डेफिनेशंस हैं जिन्हें आप जानते ही होंगे, हालांकि मैं रिवाइज करा देता हूँ। आपको केवल 2 चीज़ आनी चाहिए रोटेशन मोशन के लिए। नंबर 1 टॉर्क। अगर आप टॉर्क जानते हैं तो यकीन मानिए 50% रोटेशन मोशन आपको आ गया है। नंबर 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं तो आपको रोटेशन मोशन आ गया है। हिंदी में बात करें तो टॉर्क को हिंदी में कहा जाता है बल आघूर्ण, बल का आघूर्ण। अगर आपको बल आघूर्ण आता है तो आप 50% घूर्णन गति जानते हैं और बाकी 50% जो होना है वो होना है जड़त्व आघूर्ण से। ठीक है, तो 2 ही चीज़ हमें सीखनी है बेसिकली। जैसे ही हम इन 2 चीज़ों को सीख जाएंगे, यकीन मानिए आपका रोटेशन मोशन कंप्लीट। ठीक है, तो जो बेसिक डेफिनेशंस हैं पहले उसे पूरा कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि लीनियर मोशन जो होती है, ये मैं आपको सर्कुलर मोशन में भी बता चुका हूं। एक बार फिर से रिवीजन के लिए, लीनियर मोशन में आपको मैंने बताया था, जैसे यहां पे डिस्प्लेसमेंट s होता है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है ना? यहां पे थीटा चेंज हो रहा होता है क्योंकि ये रोटेशन मोशन ऐसे डायरेक्शन, ऐसे तो मूव कर नहीं रही होती है, ये तो ऐसे मूव कर रही होती है। जब ऐसे मूव करेगी तो क्या होगा? यहां से थीटा ही तो चलेगी बार बार। तो यहां से यहां तक का जो इसने कवर किया है उसे हम डिस्प्लेसमेंट क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां होता है डिस्प्लेसमेंट, यहां होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात करें वेलोसिटी की तो यहां होती है v, यहां होती है ओमेगा। इसमें भी 2 हैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी होती है ओमेगा नॉट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और इनिशियल के बाद आता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, वही इज ओमेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ पे a होता है, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है। यहाँ जो काम फोर्स करता है वही यहाँ पे वो काम टाउ यानी टॉर्क करता है। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है। जो काम यहाँ पे m करता है वो काम यहाँ पे I करता है, यानी यहाँ पे जो काम मास करता है वो यहाँ पे क्या करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास को इनर्शिया भी कहा जाता है, तो जो काम वहाँ पे इनर्शिया करता है वो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। ठीक है, अभी इनर्शिया से मेरे को एक क्वेश्चन याद आया, मैं कल परसों देख रहा था, जो आ चुका है टीजीटी के अंदर। क्वेश्चन ये है कि मैंने एक हाथ में कंबल को ले लिया है और दूसरे हाथ में मैंने डंडा है, डंडे से मैंने कंबल को पीटना शुरू किया है, तो कंबल में से धूल के कण बाहर निकलने लगते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों? फिजिक्स की कौन सी घटना इसके अंदर हुई है? कैसे आप फिजिक्स से इसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये घटना हुई है जिस वजह से ये वाला मामला पूरा हुआ है? कमेंट सेक्शन में हमें इसका आंसर बताइए, हम आपका इंतज़ार करेंगे। उम्मीद करता हूँ 2-4 बच्चे तो आंसर कर ही देंगे। ठीक है, तो ये था। अब इन्हें बताने की तो ज़रूरत है नहीं भाई, थीटा क्या है, ओमेगा क्या है, अल्फा क्या है, टाउ क्या है और आई क्या है। हमें बेसिकली 2 चीज़ सीखनी है, विच इज़ टाउ एंड आई, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हिंदी में बात करें तो
जड़त्व, सॉरी ये है जड़त्व आघूर्ण, इसे कहेंगे जड़त्व आघूर्ण, और टॉर्क को कहेंगे बल आघूर्ण। ठीक है, अब देखो ये तो रिवीजन था आपका, इतना तो आपको आता ही है। आगे की चीज़ सीख लेते हैं। वेयर इज डस्टर? अरे डस्टर कहाँ गया भाई? चलो इससे रफ कर देते हैं, डस्टर पता नहीं कहाँ गया। देखो अब बात कर लेते हैं टॉर्क की। आज की वीडियो में मैं केवल टॉर्क पे ही बात करने वाला हूँ। तो टॉर्क क्या है? देखो जैसे कोई बुक मान लीजिए ये है, अगर मैं इसके यहाँ पे फोर्स लगाऊं बिल्कुल बीच में, तो ये कैसे मोशन करेगी? ऐसे, है ना। यानी ये कोई चीज़ है, क्षण है, अगर मैं इसके जस्ट बीच में फोर्स लगाऊं तो ये जो है बिल्कुल ऐसे ऐसे मूव करने लगेगी, यानी ये एक लाइन के अलोंग मूव करने लगेगी। क्यों? क्योंकि मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो इसके सेंटर ऑफ मास पे लगा रहा हूँ। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहीं बीच में तो होगा। अब भैया ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक्चुअली सेंटर ऑफ मास का आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं है उसके बारे में। फिर भी बेसिक सा आप इतना जान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास क्या है। वैसे तो कोई भी चीज़ है उसका मास जो है पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट रहता है ना। कोई भी चीज़ है तो उसका जो मास है वो पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट रहता है। लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा, जब हम छोटे बच्चे थे, इवन अभी भी, हम किसी बुक को उठाने की कोशिश करें, है ना। जब किसी बुक को, अभी जैसे यहाँ मेरे पास कोई बुक नहीं है, जब किसी बुक को हम उठाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे करके गिर रही है, फिर वो ऐसे करके गिर रही है, ऐसे करके, लेकिन एक स्थिति हिला हिला के ऐसे कर करके चेंज करके पोजीशन को ऐसी आ जाती है कि वो रुक जाती है, यूं, है ना। तो जिस पॉइंट पे आके वो रुक गई वो उसका सेंटर ऑफ मास है। इसका क्या मतलब हुआ? सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है द्रव्यमान केंद्र। हिंदी में द्रव्यमान केंद्र का मतलब ये रहता है कि पूरी बॉडी का जो मास है उसे हम एक पॉइंट पे लाके रख सकते हैं, और पूरी बॉडी का जो मोशन होगा केवल वही होगा जो सेंटर ऑफ मास का मोशन है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, केवल आप इतना मोटा मोटा समझ लो कि पूरी बॉडी का जो मास है उसे पूरे पे एक पॉइंट पे ले आओ। वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है पॉइंट, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, वो उसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक बात तो समझ में आ गई कि अगर हम सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगा रहे हैं तो जो मोशन हो रही है वो कैसी हो रही है? एक लाइन के अलॉन्ग हो रही है। लेकिन मान लीजिए मैं एक फोर्स यहां लगा दूं और दूसरा फोर्स मैं यहां लगा दूं, अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये जो क्षण है वो ऐसे करके घूमने लगेगी, घूमेगी, यानी इसके अंदर एक रोटेशन इफेक्ट आ जाएगा। तो अब एक बात तो समझ में आ गई कि दो फोर्स अगर हम लगा दें तो रोटेशन इफेक्ट आ जाता है। अब मुझे एक बात और बताइए, मान लीजिए सेम जो स्टिक है, जो छड़ है, वो हमने फिर से ले ली और फोर्स भी दो ले लिए। अब मुझे बताइए क्या इसके अंदर रोटेशन इफेक्ट आएगा? क्या इसके अंदर घूर्णन प्रभाव आएगा? बताइए। इसके अंदर रोटेशन इफेक्ट नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा। भाई ऐसा क्या मामला है? इसके अंदर भी दो फोर्सेस लग रहे हैं, इसके अंदर भी दो फोर्स लग रहे हैं, इसकी भी डायरेक्शन एक की उल्टी एक की सीधी है, यहाँ पे भी एक की उल्टी एक की सीधी है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है। फिर दोनों में क्या अंतर है? यहाँ अंतर है लाइन ऑफ एक्शन का। यानी अब आप सीखिए लाइन ऑफ एक्शन का क्या मामला है। लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन क्या है? जैसे ये वाला फोर्स है तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो गई ये वाला फोर्स है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो गई ये वाला फोर्स है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो गई ये, और ये वाला फोर्स है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो गई ये। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन समझ गए। लाइन ऑफ एक्शन का फोर्स के साथ, रोटेशन के साथ क्या मतलब है, क्या कनेक्शन है, जानेंगे इस फॉर्मूले से। बल आघूर्ण यानी टाउ इक्वल टू क्या होता है भाई साहब? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। ठीक है, यानी आपका जो फोर्स लग रहा है वो, और दोनों फोर्सों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लेंगे वो लेंगे लाइन ऑफ एक्शन से। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? देखो यहां देखिए,
जब हमने एक फोर्स ऐसे लगाया, एक फोर्स ऐसे लगाया, मान लीजिए हमें टॉर्क निकालना है, क्या इसके अंदर टॉर्क होगा कि नहीं होगा? तो टाउ इक्वल टू एफ, ये दो फोर्स हैं, है ना, तो दो में से कोई भी एक फोर्स आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों लेने हैं, कोई भी एक फोर्स आप ले लीजिए। मान लीजिए मैंने ये वाला ले लिया है, तो क्या हमारा फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई? यहां से यहां तक, यानी दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? जो दो बल लग रहे हैं उनके बीच की लंबवत दूरी को हम क्या कह रहे हैं? लाइन ऑफ एक्शन के बीच की दूरी। तो यहां पे कोई भी दूरी तो होगी, मान लीजिए इसकी लंबाई L है, तो क्या आ जाएगा? L। इसका क्या मतलब हो गया कि ये जीरो तो है नहीं, कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं, L भी कुछ ना कुछ है, तो जीरो तो है नहीं, नॉन जीरो है, टॉर्क नॉन जीरो है, इसका मतलब कुछ तो वैल्यू है, कुछ वैल्यू है। इसका क्या मतलब हो गया कि इसके अंदर रोटेशन इफेक्ट होगा, क्योंकि टाउ की वैल्यू निकल के आई है, टॉर्क की वैल्यू एक निकल के आई है, तो इसके अंदर रोटेशन इफेक्ट होगा। अब देखते हैं इसके अंदर होगा कि नहीं। सेम फॉर्मूला है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, कोई भी एक एफ ले लो, एफ इनटू दोनों फोर्सेस के बीच की लंबवत दूरी। ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स की लंबवत दूरी क्या है? कुछ नहीं है, जीरो है। टॉर्क कितना आ गया? जीरो, यानी इसके अंदर कोई भी रोटेशन इफेक्ट नहीं होगा। टॉर्क समझ गए मामला क्या है? टॉर्क में बस आपको एक चीज याद रखनी है कि दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन कैसे निकालेंगे और उनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। बात समझ में आ गई? अब आपने कहा कि एक बात बताओ, क्या दो फोर्सेस से ही टॉर्क होगा? अगर हम एक फोर्स लगाएं तो टॉर्क नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एग्जाम्पल बिल्कुल आपके सामने है। आपके घर में जितनी भी खिड़की लगी हुई हैं या गेट लगे हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए गेट बंद है ना। गेट मैं बना तो नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि गेट बन जाए मुझसे। ये गेट बन गया, मान लो, है ना, ये बंद है। अभी इसे बंद कर देते हैं। ये गेट बंद है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसे खोलना है, तो आप क्या करेंगे? इसके हैंडल को पकड़ के खींचेंगे। अब आपने कितने फोर्सेस लगाए? केवल एक फोर्स ही तो लगाया, वो आपने फोर्स लगाया यहाँ, खुल रहा है, बंद हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि रोटेट तो कर रही है ना, रोटेट तो कर रही है, रोटेशन इफेक्ट तो आ गया। तो मतलब साफ हो गया कि दो फोर्सेस की जरूरत नहीं है, एक फोर्स होगा तब भी रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक फोर्स से कैलकुलेट कैसे करेंगे? भाई आपने तो ये बताया है ना कि दो फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वहां तो एक ही फोर्स लग रहा है, तो फिर कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए, जहां जहां हम एक ही फोर्स से काम चला रहे हैं या दो फोर्स से भी काम चला रहे हैं, हमें देखना है कि रोटेशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। अभी गेट वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। गेट वाला जो एग्जाम्पल था वो कुछ ऐसा था कि जब हम इसे खींचते हैं तो वो किसके अबाउट घूम रहा है? किसके अबाउट, यानी क्या कहेंगे हिंदी में से? किसके परितः घूम रहा है ना। तो ये इस वाली एक्सिस के परितः घूम रहा है। ये वाली जो एक्सिस है इसी के चारों तरफ घूम रहा है ना, तो इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन, हिंदी में कहेंगे घूर्णन अक्ष, इसे कहेंगे घूर्णन अक्ष। अब एक चीज देखिए, जब हमने इसे फोर्स लगा के घुमाया है तो ये घूर्णन अक्ष के चारों तरफ घूम रहा है। अब हमने फोर्स कहाँ लगाया है? इस तरफ, ठीक है। घूर्णन अक्ष इसकी यहाँ है ना। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे? टाउ इक्वल टू फोर्स जो हमने लगाया है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे मेजर होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर होगी आपकी यहां से यहां तक की, यानी जो रोटेशन है एक्सिस वाली, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहां से घूर्णन अक्ष से जहां आपने फोर्स लगाया है परपेंडिकुलर, याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और जो दूरी है वो इस डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर हो गए वो वाली दूरी, यानी आर, टाउ इक्वल टू जो फोर्स लगाया है इनटू जितनी दूरी पे लग रहा है आर, ठीक है।
बात क्लियर है। अब इससे एक चीज और आ गई जो आपके यहाँ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखो टाउ इक्वल टू है आर क्रॉस एफ, यानी जैसे जैसे आर की वैल्यू घटेगी, है ना, आप समझ रहे हैं, जैसे जैसे आर की वैल्यू घटेगी एफ की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल ये हो गया कि ये गेट है। अब ये कहेंगे, आप कहेंगे सर आप तो इसी गेट के पीछे पड़ गए हो। देखो मान लीजिए ये गेट है और गेट को जब आप खोलते हैं तो इसका जो खंजा है, या इसे क्या बोलते हैं आप, जो भी आप कहते हैं, इसे पकड़ने के लिए ये वाली चीज़ यहाँ रहती है बिल्कुल किनारे पे, है ना, हिंज कहते हैं ना, क्या बोलते हैं इसे, तो हम तो इसे क्या पता नहीं, हम मुझे भी याद नहीं है क्या बोलते हैं इसे, कुंदा बोलते हैं। तो ये जो है बिल्कुल किनारे पे होता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से दूरी को बढ़ाया जाता है। अगर मान लीजिए ये यहाँ होता तो आपको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती, क्योंकि आर घट गई तो फोर्स आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और ये बिल्कुल ही पास होता, यानी जो ये कुंदा है ये बिल्कुल ही पास होता एक्सिस ऑफ रोटेशन के, तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है ना। तो ये क्वेश्चन आ गया है कि बताइए ये जो खंबे हैं ये दूर क्यों लगाए जाते हैं। ये जो भी बोलेंगे आप इसे, ये जो है दूर क्यों लगाए जाते हैं, तो इसे इसलिए दूर लगाया जाता है ताकि डिस्टेंस बढ़ने से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बढ़ जाती है, दूरी बढ़ जाती है, तो हमें फोर्स कम लगाना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम उसका जो रोटेशन इफेक्ट है उसे बढ़ा सकें कम फोर्स के साथ। बात क्लियर हो गई कि नहीं? बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि हाँ भाई एक फोर्स के साथ भी हम रोटेशन इफेक्ट लेके आ सकते हैं। बात क्लियर है? अच्छा, अब एक और चीज़ समझ में नहीं आ रही है, चलो वो भी देख लेते हैं। वो बहुत मज़ेदार चीज़ है कि भाई हम तो बड़े प्यार से निकाल पा रहे हैं बीच की डिस्टेंस, तो अब निकाल के दिखाओ प्यार से। देखिए ये कोई चीज़ है और इस पर आपने फोर्स लगा दिया है कुछ ऐसे F, ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गई ये। अब टॉर्क कैसे निकालेंगे, तो कैसे घूम रहा है ये तो ऐसे घूमेगी ना, अगर यहां फोर्स लगाया है तो ये ऐसे ही तो घूमेगा, है कि नहीं। तो अब हमें क्या चाहिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगी, मान लीजिए कि हमें इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ऐसे निकालेंगे। इस लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाइए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो ये जो डिस्टेंस है ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आपको पता है कि ये कितने थीटा पे निकाली हुई है, ये कितने थीटा पे निकाली हुई है फोर्स को किस एंगल पे लगा रहे हैं वो आपको बताएगा, तब क्या होगा, टाउ इक्वल टू फोर्स, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यानी यहाँ से जिसके अबाउट वो घूम रहा है ना। अगर दो फोर्स लग रहे हैं तो दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच की लंबवत दूरी, एक फोर्स लग रहा है तो जहाँ से लग रहा है फोर्स वो, और उसकी लाइन ऑफ एक्शन को पीछे खींचने के बाद जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है वो, तो ये तो आप निकाल ही लेंगे। अगर ये L है तो ये कितनी हो गई बताओ। वैसे तो आपको चलो ट्रिक मैं आपको बता दूंगा ये जल्दी कैसे निकलते हैं, लेकिन आप अभी ट्रेडिशनल मेथड समझ लीजिए। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और इसमें आप लगाइए साइन थीटा, तो इसमें साइन थीटा क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी दिस, इसे क्या कह देंगे, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह दूं, या इसे कह देते हैं x। तो क्या आ जाएगा, x अपॉन एल, x बराबर क्या आ गया, l साइन थीटा, क्या आ गया, l साइन थीटा, ठीक है। तो क्या आ गया, टाउ इक्वल टू f इंटू एल साइन थीटा, ये आपका टॉर्क निकल आया, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक बताने की बात कर रहा था कि ट्रिक कैसे निकलती है। देखो ट्रिक ऐसे निकलती है कि आप इसे वेक्टर मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है, वेक्टर का ये वाला एंगल कितना होता है, कॉस थीटा। भाई थीटा के साथ तो एंगल कितना बनेगा, थीटा के साथ जो कंपोनेंट आएगा वो क्या बनेगा, एल कॉस थीटा।
तो अगर आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछने को कही जाए तो एल cos थीटा निकल के आएगी, चाहो तो आप निकाल के देख लेना, ये एल cos थीटा निकल के आएगी। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, मैं बस वेरीफाई के लिए बोल रहा हूँ। एक बार वेरीफाई हो जाए तो बस इस ट्रिक को याद रखना कि इसे वेक्टर मान लो, वेक्टर का थीटा के साथ जो कंपोनेंट तोड़ेंगे वो क्या आ जाएगा, एल cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर एल sin थीटा, जो परपेंडिकुलर यहाँ है वो यहाँ है एल sin थीटा। है ना जबरदस्त ट्रिक, बहुत अच्छी ट्रिक है। इसमें आपको बार बार ये ट्रायंगल नहीं लेना पड़ेगा, खासतौर पर उन बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी है जिन्हें थोड़ा सा मैथ डिफिकल्ट लगता है ना, क्योंकि कुछ इसमें केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं जिन्हें मैथ थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो उनके लिए ये ट्रिक बहुत काम में आ जाएगी अगर वो कंपोनेंट ब्रेक करना जानते हैं तो आज मैंने आपको बताया टॉर्क को कैसे कैसे आप कर सकते हैं डिफाइन। कभी कभी टॉर्क की वैल्यू नेगेटिव भी आ जाती है, वो बस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का रहता है। जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बताएंगे कि नेगेटिव इफेक्ट का क्या मतलब होता है। अभी आप मुझे बस इतना बताइए कि आज जो मैंने आपको टॉर्क समझाया है, अगर आप इसे समझ गए तो यकीन मानिए 50% रोटेशन मोशन आपको आ गया है। अगर आप नहीं समझे हैं तो इसका मतलब यह है आप कुछ नहीं समझे हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको रोटेशन मोशन पढ़ाया है, जिसमें मैंने स्पेशली आपको टॉर्क के बारे में बताया है, यानी बल आघूर्ण के बारे में बताया है। अगर आप इतना जान गए हैं तो बहुत अच्छा है, तो आप यकीन मानिए आप घूर्णन गति को सीख चुके हैं 50%। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जड़त्व आघूर्ण के बारे में, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, फिर करेंगे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया वाले। आज के लिए इतना ही। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, उनका भला हो जाएगा, हमें मोटिवेशन फील होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।